अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर आज हम बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फ़िलोसोफ़र को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका नाम है निकोलो मिकावली। जी हाँ, इनके लिए माना जाता है कि अगर आप धोखाधड़ी और चालाकी वाली हुकूमत करना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप निकोलो मिकावली को स्टडी करें, क्योंकि इसे इस इन सब की टिप्स एंड ट्रिक्स का इसको मास्टरमाइंड माना जाता है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम इसके पॉलिटिकल आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद इसने कुछ सजेशंस दी थी प्रिंस को, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये मोनार्कियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इन्होंने प्रिंस को कुछ सजेशंस दी थी कि कैसे वो स्टेट के अंदर अपनी जो ताकत है उसको बरकरार रख सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो मैकावली के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि इन्होंने एक चलो थ्योरी तो दे दी, अब इन्होंने वो सारा सारा कुछ इन्होंने डेवलप कर दिया, लेकिन उसके ऊपर इनके ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। और एंड में कंक्लूजन को डिस्कस करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक होगा निकोलो मिकावली का, उसको हम क्लोज करेंगे। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की। तो जो हमारे निकोलो मिकावली साहब हैं, ये इटली के अंदर पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश 1469 के अंदर हुई और इनकी डेथ 1527 के अंदर हुई। अब यहाँ पर इन्होंने जो इनकी जो चाइल्डहुड इनकी लाइफ थी, उसके अंदर इन्होंने कुछ ख़ास एजुकेशन हासिल नहीं की। उसके बाद इनको कुछ बेसिक नॉलेज इनको प्रोवाइड किया गया था। इनके फादर ने इसके ऊपर तो थोड़ा बहुत काम किया था, इनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया था। उसके बाद इनको एक चांस मिला था, जो इनकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर इनको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर एंड इंटीरियर के साथ काम करने का चांस मिला था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने यहाँ पे काम किया, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई। जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसके साथ ने हमारे निकोलो मिकावली साहब की बनी नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनको जेल हुई। ठीक है, तो इसके बाद ये कुछ अरसा जेल में भी रहे। अब उसके बाद इन्होंने काफ़ी बुरा वक़्त देखा है। इनके टाइम के अंदर जो इटली था, वो न्यूमरस स्टेट्स के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। अब उन जो स्टेट्स हैं, उनके अंदर कुछ के अंदर डिफरेंट टाइप्स की उनके अंदर वो गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, कुछ के अंदर रिपब्लिकन गवर्नमेंट हुआ करती थी, कुछ के अंदर मोनार्कियल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स हुआ करती थी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। और इटली की जो स्टेट्स थी, ये सारी तकरीबन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। और ये जो सारी स्टेट्स हैं, ये आपस में लड़ती-झगड़ती रहती थी। तो जो हमारे निकोलो मिकावली साहब हैं, इनको बहुत ज़्यादा दुःख होता था और ये चाहते थे कि ये जो हमारी स्टेट्स हैं, जो आपस में लड़-झगड़ रही हैं, इनको आपस में यूनाइट कर दिया जाए। ठीक है? तो इन्हीं इटली की स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए जो निकोलो मिकावली साहब हैं, इन्होंने आर्ट आर्ट ऑफ वॉर बुक लिखी, उसके बाद डिस्कोर्सेस ऑन लिवी बुक लिखी है। और इनकी एक बहुत ही फ़ेमस बुक है जो इन्होंने लिखी थी, उसका नाम है द प्रिंस। इन्होंने 1513 के अंदर ये जो बुक है, इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस बुक को, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट को हासिल करने का हर जो पॉसिबल वे है, वो इन्होंने बताया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ मिकावली के। तो अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मिकावली के ह्यूमन नेचर के बारे में क्या आइडियाज़ है। ये अच्छा जी, मिकावली ऑन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन्स आर सेल्फिश, डिजेनरेटिव एंड अपॉर्चुनिस्ट। अब मिकावली साहब का मानना था कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो ज़्यादा खुदगर्ज होते हैं, डिजेनरेटिव होते हैं और अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौकापरस्त होते हैं। उनको जहाँ पे मौका मिलता है, अपना फ़ायदा मिलता है, वो वहाँ से अपना फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे को चाहे नुकसान हो, फ़ायदा हो, उनको उनसे कोई गर्ज़ नहीं है। उन्होंने बस अपना फ़ायदा सोचना है। अब उनको फ़ायदा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो उन्होंने वहाँ पे टाँग नहीं अड़ानी। अब इनका मानना था मैन इज़ नॉट सोशल एंड ऑलवेज़ ट्राई टू एनकरेज हिज़ ओन इंटरेस्ट। अब आपने डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स, डिफरेंट फिलोसोफर की पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ी होंगी। अब उसके अंदर ज़्यादातर आपको कुछ के अंदर सोशल एग्रीमेंट या मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इस तरह की आपने बातें सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। अब यहाँ पर जो हमारे मिकावली साहब हैं, वो ये क्या कहते हैं, जो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इस बात की ये नफ़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैन जो है ये सोशल-वोशल कोई नहीं होता। जस्ट ये क्या करता है कि सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखता है। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पॉज़िटिव वे के अंदर बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैं कहता हूँ कि अच्छा, एक बंदा है, एक सोसाइटी के अंदर रह रहा है, उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा
कि वो सोसाइटी के साथ लेन-देन करेगा, अपना जो सोसाइटी के साथ राब्ता बनाएगा और सोसाइटी के अंदर जिस बंदे के पास वो चीज़ें होंगी, उसको उसके अगेंस्ट कोई चीज़ें वो पैसे दे देगा या कोई और चीज़ दे देगा, वो दे देगा और उससे अपनी चीज़ें जो उसको चाहिए वो ले लेगा, ठीक है? ये तो हमने बात कर ली पॉजिटिव मैनर के अंदर। अब मिकावली साहब कहते हैं यहाँ पे कि वो जो बंदा उस दूसरे बंदे से चीज़ ले रहा है ना, वो ये सोशल एग्रीमेंट से कोई नहीं ले रहा। जस्ट उसको उस चीज़ की ज़रूरत थी, उसने अपना मफ़ाद देखा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मेरे मफ़ाद ये मेरे हक़ में बेहतर है। तो इसीलिए उसने वो चीज़ दूसरे बंदे से हासिल की। ठीक है? हमारे जो मुकाबली साहब हैं, इनका ये मानना था कि कोई भी बंदा जो सोशल एग्रीमेंट के थ्रू एक-दूसरे के साथ काम नहीं करता, सोशल एनिमल कोई नहीं होता ये। इनका मानना था कि कोई भी बंदा अगर कोई काम करता है, तो वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए करता है, अपने इंटरेस्ट के लिए करता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट की, स्टेट के बारे में इनका क्या ख़्याल था? तो इनका मानना था अकॉर्डिंग टू हिम अ सिंगल मैन शुड ऑपरेट स्टेट। अब इनका मानना है कि एक बंदे को चाहिए कि वो सारी स्टेट को रन करे, ठीक है? एक ही बंदा जो है उसी के पास ही लेजिस्लेटिव की पावर्स हों, उसी के पास ही जुडिशरी की पावर्स हों और उसी के पास एग्जीक्यूटिव की पावर हो। वो सारे जो पावर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एक बंदा ही वो प्रैक्टिस करे। तो इसका मतलब हो गया कि ये मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट करते थे। अब उसके बाद ही लाइक द रिपब्लिकन स्टेट बट वांट टू एस्टैब्लिश मोनार्की। यहाँ पर ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है। ये क्या चाहते थे, ये कहते थे कि अच्छा रिपब्लिकन स्टेट होनी चाहिए। ये रिपब्लिकन स्टेट को लाइक करते थे, ठीक है? लेकिन असल में वो क्या कौन-सी स्टेट को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, कौन-सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, वो मोनार्की को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि अ सिंगल मैन शुड ऑपरेट स्टेट, ठीक है? तो ये रिपब्लिकन को ये पसंद करते थे, लेकिन ये एस्टैब्लिश किसको करना चाहते थे? मोनार्की। तो इसी हिसाब से इन्होंने जो आगे इसके हम जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स इनके रिपब्लिकन रिपब्लिकन से रिलेटेड है और कुछ इनके मोनार्की से रिलेटेड है। तो इसी बात के ऊपर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मोनार्की और जो रिपब्लिकन है उसको पैच करने की कोशिश की। तो इसी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी हुआ था, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ही प्रपोज्ड डिफरेंट रूल्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स। इन्होंने स्टेट को बचाने के लिए, स्टेट का वजूद बरकरार रखने के लिए डिफरेंट रूल्स इन्होंने दिए थे। वो क्या थे? स्टेट मस्ट हैव डिपेंडेबल एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी स्टेट को अपना वजूद बरकरार रखना है, इस नक्शे के ऊपर रहना दुनिया के नक्शे के ऊपर रहना है, तो उसको क्या चाहिए? उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, जिसके ऊपर वो जो स्टेट है, वो भरोसा कर सके। ठीक है? इन केस कि अगर कोई इन्वेडर हमला करता है आपकी स्टेट के ऊपर, तो अगर आपके पास डिपेंडेबल या स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी, तो आप सक्सेसफुली उसको आप टैकल कर सकते हो। उसके साथ आप वो फाइट कर सकते हो, तो अपनी जो स्टेट है, उसको आप बचा सकते हो। अब उसके बाद स्टेट शुड बी कंप्लीटली सेक्युलर। सेक्युलर का आपको यहाँ पे बताता चलूँ, इनका मानना था कि जो स्टेट है ना, वो एक कंप्लीटली सेक्युलर होनी चाहिए। सेक्युलर का क्या मतलब है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होंगी। यानी जो स्टेट होगी या जो गवर्नमेंट होगी या जो पॉलिटिक्स होगी, उसका मज़हब के साथ कोई लेना-देना नहीं होगा, ठीक है? मज़हब एक बिल्कुल अलहदा चीज़ हो जाएगी, स्टेट, गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स ये बिल्कुल एक अलहदा चीज़ होएगी। कोई भी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट का बंदा या कोई भी ये ऑफिशियल बंदा है गवर्नमेंट का, वो मज़हब के साथ मिल के पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, ठीक है? इसका ये मतलब है सेक्युलर। जो सेक्युलर्स गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके अंदर जो स्टेट्स होती हैं, उनका मज़हब के साथ कोई लेना-देना नहीं होता। हर जो मज़हब होता है, वो घर की कहानी होती है, अपने-अपने घर की कहानी होती है। को चाहे किसी का कोई मज़हब है, चाहे किसी का कोई मज़हब है, उनका स्टेट के साथ कोई लेना-देना नहीं होता। हर बंदा अपना जो मज़हब है, उसको अपने जो उसके अकायद होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज़ कर सकता है। मज़हब का उसके साथ कोई लेना-देना नहीं होता। इनका मानना था कि अगर मज़हब को स्टेट के साथ या पॉलिटिक्स के साथ रिलेट किया जाए, तो वहाँ पे जो डिफरेंट तरह के जो वो जो मज़हबी रहनुमा पैदा होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे वो उधर फिर वो ब्राइबरी आम कर देते हैं, लोगों के दरमियान गलत अकायद उनके ज़हनों में भरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनसे पैसे बटोरते हैं और उधर फिर ब्राइबरी, करप्शन और दीगर जो वो सोशल इवल्स हैं, वो वहाँ पे आम हो जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो स्टेट है, उसको कंप्लीटली सेक्युलर होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सजेशंस टू प्रिंस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक-एक करके आपको जो इन्होंने सजेशंस दी थी किसी भी प्रिंस को या किसी भी बादशाह को या किसी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट को सजेशंस दी थी कि आपने किस तरह से गवर्नमेंट के अंदर रहना है, किस तरह से आपने पावर के अंदर रहना है, किस तरह अपनी गवर्नमेंट को बनाए रखना है। एक-एक करके हम इसको डिस्कस करते चलेंगे और आपने
ये जो एक-एक पॉइंट होगा इसको अपनी जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट होगी उसके साथ आपने इसको रिलेट करने की कोशिश करना है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बना के आगे चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट है द प्रिंस शुड क्रश ऑल अपोजिशन विद आयरन हैंड एंड शुड मेक ऑफ अग्रेसिव फोर्स। अब यहाँ पे मिकावली साहब प्रिंस को या जो सरबराह है उसको क्या एडवाइस दे रहे हैं कि जो प्रिंस होगा उसको क्या चाहिए कि वो उसकी जितनी भी ऑपोजिशन होगी वो क्या करे, उसको आयरन हैंड्स के साथ या मजबूती के साथ या उनको ताकत के साथ वो क्या करे, उनको खत्म कर दे, उनको क्रश कर दे। ठीक है, अगर वो उसके अगर कोई प्रिंस है, अगर या कोई बादशाह है, तो अगर उसके खिलाफ उसकी ऑपोजिशन ही नहीं होगी तो वो फिर क्या होगा, फिर वो फ्रीली होगा। तो अल्टीमेटली जो फिर गवर्नमेंट होगी या जो स्टेट होगी वो उसी प्रिंस की होगी। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्या कहा कि जो प्रिंस है उसको चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी सारी ऑपोजिशन को खत्म करे विद अग्रेसिव फोर्स के साथ। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही मजेदार थ्योरी पेश की थी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ फॉक्स एंड लाइन। अब यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि जो फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा चालाक होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है, और दूसरी तरफ पे जो लाइन होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथन होता है। अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ फॉक्स एंड लाइन थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे कि इन्होंने कहा था कि जो प्रिंस है या जो बादशाह या जो शहजादा है उसका सबसे पहले क्या करना चाहिए कि फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए, ताकि अगर उसकी स्टेट या गवर्नमेंट के ऊपर कोई बुरा वक्त आन पड़े तो वो चालाकी यूज करते हुए, फॉक्स की तरह चालाकी यूज करते हुए अपनी गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश करे। लेकिन लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता, फेल हो जाता है, तब उसको चाहिए कि जो प्रिंस है उसको एक लाइन की तरह स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, ताकि फिर वो दूसरे केस के अंदर प्रॉपर लाइन की तरह, शेर की तरह मुकाबला कर सके, ताकत के साथ मुकाबला कर सके और अपनी स्टेट को बचाए। अच्छा, उसके बाद स्पीडी एंड फर्म डिसीजंस बिकॉज हेजिटेशन इज हार्मफुल। अब इनका मानना था कि जो प्रिंस है उसको चाहिए कि जो वो डिसीजंस ले रहा है वो जल्दी से, क्विकली, स्पीडी होने चाहिए और फर्म होने चाहिए। उसकी जो जो कोई भी बादशाह या जो सरबराह जो हुकूमत का है वो फैसले ले रहा है, वो फैसले पक्के होने चाहिए, यानी वो अल्टरेबल नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होने चाहिए। जो बादशाह है उसको इसके अंदर हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई बादशाह या जो कोई प्रिंस हिचकिचाहट करेगा, उसके अंदर हेजिटेशन आएगी वो फैसला करते हुए, तो जो उसका मकाम या उसका रुतबा होगा वो लोगों के दिलों में गिर जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेट फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, उसकी जो स्टेट होगी उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेंटेन पीस इन कंट्री सो पीपल कैन लिव हैप्पीली। अब यहाँ पे जो सारे इन्होंने जो गुर और दो नंबरी के तरीके बताए हैं वो प्रिंस को बताए हैं कि उसने स्टेट के अंदर कैसे रहना है, लेकिन यहाँ पे वो लोगों की भी हिमायत कर रहे हैं कि अगर आपने वो स्टेट ले ली है तो उसके बाद आपने जो आपकी कंट्री या आपकी स्टेट है उसके अंदर आपने पीस भी अपने मेंटेन रखना है। आप पीस मेंटेन रखोगे तो जो आपकी स्टेट के जो लोग हैं वो फिर इजीली जो अपनी जो लाइफ है वो हैप्पीली जो है उसको स्पेंड कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मस्ट हैव वेल ट्रेन्ड नेशनल आर्मी। जैसे हमने पीछे बात की है कि कोई भी स्टेट हो उसके पास उसकी वेल ट्रेन्ड आर्मी का होना लाजमी है। ठीक है, आपके इंटरनल अफेयर, चाहे कंट्री के इंटरनल अफेयर चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, आप जितने मर्जी आप डेवलप्ड कंट्री से बिलोंग करते हो, जितने मर्जी डेवलप्ड कंट्री के आप सरबराह हों, लेकिन अगर आपके पास कोई आर्मी नहीं है ना, तो कोई भी इन्वेडर आसानी से आपके ऊपर हमला करेगा और जो आपकी टेरिटरी होगी उसको वो उठा के अपनी टेरिटरी के साथ उसको ज्वाइन कर लेगा। तो इसीलिए जो इन्वेडर्स हैं उनके हमलों से बचने के लिए आपके पास एक वेल ट्रेन्ड अच्छी खासी आर्मी भी होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इन्वेडर्स का मुकाबला कर सको। मस्ट बी अ गुड कमांडर विद नॉलेज ऑफ वॉर। यहाँ पे मिकावली साहब कह रहे हैं कि जो हमारा जो सरबराह है ना स्टेट का, वो एक अच्छा कमांडर होना चाहिए और उसके पास वॉर का काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक कमांडर है उसको वार के बारे वो जो जंग है उसके बारे में उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। तो एक स्टेट ऑफ जो वॉर की कंडीशन है वो नाफ़िज़ हो चुकी है, अब उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है। ठीक है? अब यहाँ पर वो फिर वो जो बहुत इसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट बर्दाश्त करने पड़ेंगे क्योंकि उसको कोई नॉलेज ही नहीं है वॉर का। जैसे इसकी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश हुआ था। तो अगर आप देखो तो इंडिया कंटीन्यूअसली 4-5 दिन जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेड करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने आगे से रिटेलिएट नहीं किया। तो एक ही दिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और दो प्रॉपर जो नॉलेज के साथ, प्रॉपर हिकमत अमली के साथ रिटेलिएट किया है और 2 से 3 घंटे के अंदर ही जो हमारे एनिमीज़ हैं, हमारे फ़ोज़ हैं, उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। वो किस वजह से किया है कि हमारे जो कमांडर्स हैं, हमारे जो आर्मी के जो आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर्स हैं, उनके पास नॉलेज ऑफ वार जो है, वो काफ़ी मिकदार में मौजूद है। ठीक है?
द गवर्नमेंट शुड बेस्ड ऑन फियर इंस्टेड ऑफ लव। अच्छा, ये बहुत इन्होंने इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया था। इन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उससे प्यार करें, बल्कि जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरें। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे इनका मानना था कि अगर कोई बंदा ऐसी गवर्नमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर लोग प्रिंस से प्यार करते हैं, तो अगर कुछ वजूहात की बिना पर जो उसकी स्टेट है, प्रिंस की स्टेट है, वो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग क्या करेंगे, लोग जो है वो आगे चलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आगे कोई और जो लीडर होगा उसकी तरफ रुजू करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका प्रिंस होगा, चाहे जितना मर्जी अच्छा काम करे, लोग उसको भूल जाएंगे, उसके प्यार को भूल जाएंगे। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि जो प्रिंस है उसको लव की बजाय फियर की, खौफ की हुकूमत बनानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रिंस खौफ की हुकूमत बनाएगा तो लोग उससे डरेंगे। अगर उसका खौफ हरास होगा लोगों के दरमियान, तो उसकी अपोजिशन में बैठने से भी कोई बंदा जो उसकी अपोजिशन में बैठेगा वो भी डरेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो जो गवर्नमेंट होगी वो किसकी होगी, प्रिंस की होगी। अच्छा जी, शुड नॉट बी ऑनेस्ट एवरी टाइम। अब इनका मानना था कि जो प्रिंस है ना उसको हर दफा ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रिंस को हर दफा वादे का पाबंद नहीं होना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर दफा वो वादे की पाबंदी करे, बल्कि इनका मानना था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर स्टेट के लिए, अगर स्टेट की भलाई के लिए प्रिंस को वादे से मुकरना पड़े तो मुकर जाए, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर स्टेट का भला आ रहा है तो बेशक वो मुकर जाए। हर दफा जो है वादा वादा जो निभाना भी अच्छी बात नहीं होती। ये हमारे मिकाबली साहब का मानना था। प्रिंस शुड नॉट टच प्रॉपर्टी एंड वुमेन एज पीपल आर वेरी सेंसिटिव इन दिस केस। अब यहाँ पे इनका मानना था कि जो प्रिंस है ना उसको एक तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और दूसरा वुमेन वुमेन अफेयर्स के अंदर इसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ताकि इन दोनों केसेस के अंदर जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा टची होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रिंस है इसको इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ही शुड नॉट हैव परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी फिलोसफी का आप अंदाजा लगाएं किस कदर ये इसका नॉलेज का लेवल क्या था। अब इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि कोई भी प्रिंस है ना, चाहे उसके किसी मुल्क के साथ जितने मर्जी मामला खराब हों, उसके एक तो परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए और दूसरा इसके परमानेंट एनिमीज नहीं होने चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर इसकी दोनों दोनों में से कोई एक चीज भी परमानेंट होगी तो उसको नुकसान देगी। अगर फॉर एग्जाम्पल परमानेंट फ्रेंड्स की बात करें, तो एक टाइम आएगा परमानेंट फ्रेंड्स के अंदर से कुछ इसके फ्रेंड जो होंगे, जो उसके राज की बातें या उसके जो जो हाई लेवल जो उसके जो राज हैं वो इसके एनिमीज के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, जो अल्टीमेटली फिर जो उसके परमानेंट एनिमीज होंगे वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो प्रिंस है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा जी, ऑलवेज स्टैंड विद पुअर एज दे आर मेजोरिटी। अच्छा, किसी भी डेवलपिंग कंट्री को आप उठा के देख लो, उसके अंदर मेजोरिटी जो होती है वो पुअर्स की होती है। अब यहाँ पे मेकावली साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रिंस है ना शहजादा, उसको हमेशा गरीबों वाली साइड पे खड़ा खड़ा होना चाहिए। उसको हमेशा गरीबों वाली साइड पे खड़ा होगा, यानी वो गरीबों के हक में बात करेगा। तो अगर वो गरीबों के हक में बात करेगा तो जाहिर सी बात है उसको गरीबों की सपोर्ट हासिल होगी। जब गरीबों की सपोर्ट हासिल होगी तो गरीब यहाँ पे क्या है, गरीब यहाँ पे मेजोरिटी के अंदर है। तो मेजोरिटी की इसको सपोर्ट हासिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रिंस होगा वो किधर जाएगा, उसको वो गवर्नमेंट के अंदर जाएगा, उसको स्टेट मिलेगी, वो पावर के अंदर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो इस गरीबों वाली साइड पे खड़ा होना चाहिए, वो बिग स्लोगन्स लगाने चाहिए, बड़े-बड़े नारे लगाओ। गरीबों वाली साइड पे खड़े हो जाओ, बड़े-बड़े नारे लगाओ। गरीबों को कन्विंस करो कि हम ये कर देंगे, हम आपको 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, हम आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, हम आपको हुकूमत की तरफ से फ्री घर देंगे, आपको रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड करेंगे। बड़े-बड़े नारे लगाओ और फिर जब वो मेजॉरिटी के अंदर आप आ जाओ, फिर तुसी कौन देसी कौन। ठीक है? वही बात सारी। अब आप इसको यहाँ पर जो इसके हमारे जो वीडियो को पॉज़ करो और जितने भी इन्होंने सजेशंस दिए हैं प्रिंस को, उनको अपनी जो रियल गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसके अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। आई आई श्योर कि यहाँ से जो आपको मैंने पॉइंट बताए, ये 80 टू 90% ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हमारी कंट्री के, उनके साथ ये मैच कर रहे होंगे। अब अंदाज़ा लगाओ कि एक फिलोसोफर, इतनी सदियां पहले का एक फिलोसफर जिसके पास इतना सर्टेन इंस्ट्रूमेंटेशन भी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वहां पर इन्होंने कौन कौन सी इन्होंने ये अपनी फिलोसफी जो है वो प्रोड्यूस की। और जो आज के ज़माने में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिसको अंधाधुंध हमारे पॉलिटिशियंस इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी क्रिटिसिज्म्स ऑफ मैकावली या शॉर्टकमिंग्स ऑफ मैकावली के। जो हमारे मैकावली साहब हैं, इन्होंने ये सारी जो अपनी जो फिलॉसफी है ये ठीक है दे दी, प्रेस्क्राइब कर दी, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्यों हुआ उसको डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, मेकावली साहब का मानना था कि मैन इज़ सेल्फिश एंड अपॉर्च्युनिस्ट, ठीक है? बट ऑल मैन आर नॉट सेम। मेकावली साहब ने कहा था कि जो आदमी होता है वो खुदगर्ज़ होता है, वो बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। लेकिन जो सारे इंसान होते हैं, सारे आदमी होते हैं, वो एक तरह के नहीं होते। जो ह्यूमन करैक्टर होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है? पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती। तो इसी वजह से चंद लोगों की बिना पर आप पूरी सोसाइटी को सेल्फिश या अपॉर्च्युनिस्ट नहीं कह सकते। एक तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज़्म किया गया था मैकियावेली के ऊपर। अब उसके बाद इनके ऊपर दूसरे क्रिटिसिज़्म की बात करते हैं। ही डिड ऑल हिज़ वर्क इन प्रैक्टिकल मैनर एंड देयर इज़ नो लिंक बिटवीन हिज़ वर्क एंड फिलॉसफी। यहाँ पे थोड़ा-सा बात को समझिएगा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा वर्क जो था वो प्रैक्टिकल स्टाइल के अंदर किया। अब यहाँ पर इनका जो वर्क है इसके अंदर और फिलॉसफी के अंदर कोई भी यहाँ पे लिंक जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टाइल के अंदर काम इन्होंने कैसे किया? यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बात की कि इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के साथ भी इन्होंने काम किया। उसके बाद डिफरेंट जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई। गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद जो रिसेंट गवर्नमेंट आई, न्यू गवर्नमेंट आई, उसके साथ इनकी वो बात नहीं बनी जिसकी वजह से इनको जेल भी हुई। मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनका डाउनफॉल देखा। अब उसके बाद जो इटली की हमने बात की कि उसके अंदर डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। उनके अंदर कुछ के अंदर रिपब्लिकन सी गवर्नमेंट थी, कुछ के अंदर कुछ और तरह की गवर्नमेंट्स थी। तो इन्होंने डिफरेंट तरह के डाउनफॉल देखे हैं स्टेट्स के। तो इसी वजह से वो जो इन्होंने सारा अपना जो काम किया है ना, वो जिन्होंने सारी चीज़ें या जो सारे एस्पेक्ट्स इन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं, महसूस किए हैं, उसी बेस के ऊपर प्रैक्टिकल बेस के ऊपर इन्होंने अपना जो सारी थ्योरी है, उसको उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। इसी वजह से जो इनका काम है और जो फिलॉसफी है, इसके दरमियान कोई भी रिलेशन है वो क्रिएट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं द क्राइम बेस्ड पॉलिटिकल विल लीड मोर क्राइम्स इन द कंट्री लाइक प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर हमने सजेशंस टू प्रिंस हमने पढ़ी हैं। मैकावली की ने जो सजेशंस दी थी प्रिंस को, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, तकरीबन ऑल ओवर जो इन्होंने बातें की थी, वो 99% जो इन्होंने सजेशंस दी थी प्रिंस को, वो सारी जो थी वो 2 नंबरी के ऊपर मुश्तमिल थी, ठीक है? 2 नंबरी के ज़रिए आपने कैसे हुकूमत के अंदर आना है, कैसे पावर के अंदर आना है। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं क्राइम बेस्ड पॉलिटिक्स है ये। तो अगर आप झूठ बोल के या झूठे दावे करके आप पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, जैसे हमारे आजकल के पॉलिटिशियंस करते हैं, तो क्या होगा? लोगों के अंदर गुस्सा प्रोड्यूस होगा। वो आपसे नफ़रत करेंगे, आपके खिलाफ रैलियाँ निकालेंगे, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली अ, जो आपकी पावर होगी, जो आपकी गवर्नमेंट होगी, इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक मोरली भी एक अच्छी बात नहीं है। इन हिज व्यू प्रिंस इज ह्यूमन बीइंग दैट इनकरेज हिज सेल्फ इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमने क्या सबसे पहले हमने क्या बात की, इन्होंने क्या कहा था कि बंदा जो है, जो आदमी जो है वो सेल्फिश होता है और अपॉर्चुनिस्ट होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। जस्ट इन्होंने किसको सपोर्ट किया? इन्होंने प्रिंस को सपोर्ट किया है कि हाँ, प्रिंस ही एक बंदा है, वो मोनार्की उसी के पास मोनार्की होनी चाहिए और उसको चाहिए कि वो हर तरह से जो फ़ायदा हो वो प्रेस को ही हो। तो ये भी एक बहुत गलत बात है कि आप इतनी सारी अवाम को छोड़कर सिर्फ़ एक बंदे के हक़ में आप फ़ैसला दे रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है ये भी। ही लाइक रिपब्लिकन गवर्नमेंट मोस्ट बट इम्प्लीमेंट मोनार्की। अब हमने यहाँ पर अगर हम इसके इनके जो पीछे जिन्होंने वो सजेशंस दी हैं प्रिंस को, उसके अंदर इन्होंने बात की कि बिग स्लोगन्स लगाओ, जो मेजॉरिटी होती है वो गरीबों की होती है, गरीबों के साथ खड़े हो। तो ये तो मोनार्की सिस्टम नहीं ना होता। मोनार्की सिस्टम के अंदर या तो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है या इनहेरिटेंस मोनार्की होती है। उसके अंदर जस्ट एक बादशाह से अगले बादशाह के अंदर जो तख्त है, वो कन्वर्ट हो जाता है। जो पावर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अंदर लोगों का कोई लेना-देना नहीं होता। तो इसके अंदर जो वो एडवाइस दे रहे हैं प्रिंस को, उसके अंदर तो वो रिपब्लिकन स्टेज के ऊपर रह के जो प्रिंस को एडवाइसेज़ दे रहे हैं कि आप गरीबों की साइड पे खड़े हो, बड़े-बड़े नारे लगाओ, ठीक है? तो ये तो लोगों के अंदर घुल-मिल के पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंस के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट और मोनार्की को पैच करने की कोशिश किया है, जो कि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकेबल वर्क है। जो कहते हैं ना कि 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता ही है। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रिंस है, उसको 2 कश्तियों के अंदर सवार करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल ही बहुत अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर और हम आज आज का टॉपिक है इसको क्लोज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बात की जो हमारे निकोला मिकावली साहब हैं, उनकी पैदाइश की बात की। 1469 के अंदर इनकी पैदाइश हुई, 1527 के अंदर इनकी डेथ हुई। उसके बाद इन्होंने इटली के अंदर इन्होंने सर्व भी किया
और उसके बाद इनको जेल भी हुई, किस वजह से कि गवर्नमेंट चेंज हुई, जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट के साथ नहीं बनी, उसको जेल हुई। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, ये जो द प्रिंस के नाम से मशहूर है। उसके बाद इनकी जो पॉलिटिकल आइडियाज़ ह्यूमन नेचर के ऊपर, उनका मानना था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, डिजेनरेटिव होते हैं और अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। वो हमेशा अपनी इंटरेस्ट ही लोगों के ऊपर थोपते हैं और किसी दूसरे का भला या फ़ायदा नहीं देखते। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो स्टेट है उसको बरकरार रखने के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि स्टेट के पास अपनी आर्मी होनी चाहिए और जो स्टेट है वो कम्प्लीटली सेक्युलर होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कुछ सजेशंस दी थी प्रिंस को कि जो प्रिंस है उसको अगर इक़्तिदार के अंदर रहना है, उसको गवर्नमेंट के अंदर रहना है, तो उसको कौन-कौन से तरीके या ट्रिक्स एंड टिप्स जो हैं वो अपनानी चाहिए ताकि वो जो गवर्नमेंट्स के अंदर लॉन्ग टाइम जो लॉन्ग अरसा तक जो गवर्नमेंट्स के अंदर रह सके। अब उसके बाद इसके बाद जो हमारे मकाबली साहब हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म किया गया। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखो तो इतने टाइम, इतने सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी आज के दौर के अंदर अगर आप इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको अपनी गवर्नमेंट्स के अंदर, अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखो, तो इनकी जो 80 टू 90% जो इनकी फ़िलॉसफ़ी है, वो हमारी आजकल की जो रीसेंट जो हमारी पॉलिटिशियंस है या हमारी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर इम्प्लॉय होती है। जैसा कि अब अगर आप देखो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमेशा गरीब के हक़ की बात करते हैं, ठीक है? वो बेसिक ज़रूरियात की बात करते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? हम गरीब को रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे और उसके बाद 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे। तो ये सारी बड़ी-बड़ी स्लोगन्स या बड़ी-बड़ी बातें वो किस वजह से करते हैं कि उन्होंने इक़्तिदार में आना होता है, उन्होंने पावर के अंदर आना होता है। तो यही सारी बातें तो मेकावली साहब ने हमें बताई थी कि अगर आपने पावर के अंदर आना है, आपने इक़्तिदार के अंदर आना है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो हैं वो जो आपकी जो मेजॉरिटी है, आपकी जो अवाम है, उसको आपको ये लॉलीपॉप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।